Okay, assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। Okay, हम्म, तो कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने घर जाके उसको देखा कि आगे फर्दर क्या टाइप्स हो सकती हैं। एनी हो, चले वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारी कल क्लास खत्म हुई थी। ओके, सो हम ये बात कर रहे थे कि डाटा की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में हम आगे से फर्दर उसकी सब टाइप्स देख रहे थे, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा। सो फॉर द नॉमिनल डाटा वी डिस्कस्ड के उसमें जस्ट आपको जो टेक्स्ट गिवन है उसमें कोई रैंकिंग नहीं है, जबकि ऑर्डिनल डाटा ऑर्डर से पता चल रहा है कि उसकी रैंकिंग है, कोई डिग्री है। ठीक है, जस्ट लाइक वी डिस्कस द एग्जांपल्स के आई कलर है, हेयर कलर है। अगर कोई आई कलर बता रहा है, ठीक है, किसी का ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, इसमें आपस में कोई हमें ऑर्डर या रैंकिंग पता नहीं चल रही। ठीक, so if we go for their definitions, nominal data are the categories with no inherent order or ranking, जबकि ordinal नाम से पता चल रहा है order है इसमें। ठीक है, तो इसमें मीनिंगफुल रैंकिंग होगी। वी हैव डिस्कस these एग्जांपल्स कि जैसे एजुकेशन लेवल भी अगर बताया जाए, हाई स्कूल, बैचलर्स और मास्टर्स, सो वी नो देयर इज सम ऑर्डर। ठीक है, हमें कोई सेंस पता चल रही है। अगर हम मास्टर्स को देखें और हाई स्कूल को देखें तो हमें पता है कि क्वालिफिकेशन कौन सी ज़्यादा है। ओके, और इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, बिकॉज ऐसा अगर हम डाटा एनालिसिस के तौर पे मतलब देख रहे हैं उसको, तो ऐसे हमारे पास अगर कोई कॉलम आता है जिसमें नॉमिनल डाटा हो, उसकी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सो वी मे नॉट बी एबल टू डिड्यूस मच इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम। ठीक है, बिकॉज उसमें ना तो कोई ऑर्डर है ना रैंकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डाटा की फ्रीक्वेंसी टेबल्स बन सकते हैं या प्रोपोर्शन देख सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। ऑर्डिनल में थोड़ा सा रैंकिंग आ जाती है, तो मे बी उसमें हम थोड़े से मीडियन या परसेंटाइल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, उस डाटा की। जबकि नॉमिनल के केस में दिस इज जस्ट के लाइक स्ट्रिंग्स के फॉर्म में डाटा गिवन है, सो ज़्यादा ज़्यादा मोड निकल जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसीज निकल जाएंगी। और ऐसे डाटा को अगर हमने प्रेजेंटेशन करनी हो तो बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, जबकि ऑर्डिनल के केस में वी कैन आल्सो मेक देयर हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं और बार चार्ट्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू गाइस नो इट? अगर मैम मतलब बार, हिस्टोग्राम की आप प्लीज बताइए। नहीं नहीं, यू कैन ऐड फर्स्ट। मैम हिस्टोग्राम के अंदर तो हम लोग डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं कि डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट है और कितना नॉर्मलाइज है, ताकि हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकें। और बार चार्ट जो है वो कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल डेटा के साथ बनता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जो फिगर है या कौन सी जो क्वांटिटी है वो किस हद तक जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यस, ऐसा फैक्टर। और अगर हम जस्ट उसकी विजुअलाइजेशन ही देख लें तो थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस होता है कि फ़र्ज़ करें ये बार चार्ट है जिसमें हर बार एक अलग से डिस्टिंक्ट है, जबकि हिस्टोग्राम के केस में क्या होता है, ये बिल्कुल साथ साथ होती है। ठीक है, लेंथ वाइज। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो एक बेल शेप्ड कर्व नजर आएगी, और इस तरह से ये बार्स बिल्कुल साथ साथ होंगी। सो वी कैन जस्ट बाय सीइंग कैन डिस्टिंग्विश कि हिस्टोग्राम है या बार चार्ट है, जस्ट फॉर द आइडिया, राइट? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब क्वांटिटेटिव डाटा की आगे से फर्दर जो न्यूमेरिकल डाटा है उसकी दो और सब टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट कौन सी टाइप होती है और कंटिन्यूस कौन सी टाइप होती है? ओके, सो डिस्क्रीट में, यस सर।
Yes sir, Sohail, you want to add? मैम डिस्क्रीट जो है वो सिर्फ नंबर्स लाइक लिमिटेड है इंटीजर्स तक, और आई एम नॉट श्योर बट कंटिन्यूअस जो है वो उसमें इन्फिनिट नंबर हैं। मेन डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस में इन्फिनिट नंबर हैं और डिस्क्रीट जो है वो लिमिटेड है नंबर्स में, आई थिंक। ओके, मैम डिस्क्रीट क्लोज। जो है स्टेप वाइज चलती है और कंटिन्यूस कंटिन्यूसली जा रही होती है, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ते हैं। मतलब पैकेट टू पैकेट तो चलती रहती है और कंटिन्यूस कंटिन्यूसली जा रही होती है। एक यानी कि पॉइंट्स होते हैं मैम, और एक में पॉइंट्स नहीं होते, लाइक 0 1 2 3 ये डिस्क्रीट डेटा है, और .1 .2 ये सारा जो है कंटिन्यूस डेटा है, यानी कि हर पॉइंट को कवर करता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटिन्यूअस है वो उसमें ये कि जैसे होल नंबर्स है, 65 है, 66 है, इस तरह ना। और डिस्क्रीट में पॉइंट्स होंगे, जैसे 2.1 2.2 है, 3.1 3.2, तो वो डिफरेंट उसके लेवल्स हैं। Okay, so I think you have reversed it. इसमें इन्होंने पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हैं 6.5 पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स हैं बीच में, लेकिन वो क्लियर नजर नहीं आ रहे। सो दैट्स अ मिस्टेक एक्चुअली, लेकिन चले, वी कैन डिस्कस इट। कंटिन्यूस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसमें कंटिन्यूटी होगी, काफ़ी लंबा जा रहा होगा, ठीक है। डिस्क्रीट में बेसिकली होल नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे, 0 1 2 3, राइट? सॉरी अबाउट इट। ओके, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि उसने काउंट बताया हुआ है, अगर कि यहाँ पे कोई बॉल नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, तो ये होल नंबर्स हैं, राइट? तो डिस्क्रीट में होल नंबर्स होते हैं। और कॉन्टिन्यूस में डेसिमल नंबर्स होते हैं, कि अक्सर हम अगर फिजिकल डिजिटल बैलेंस अगर यूज़ करें मेजरमेंट के लिए, ठीक है, वेट के लिए, तो उसमें पॉइंट्स के बाद भी डेसिमल्स में वैल्यू जा रही होगी अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दैट इज़ कंटिन्यूस। और जो कंटिन्यूस डाटा है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, वेरिंग डाटा वैल्यूज हो सकती हैं, इवन 0 और 1 के दरमियान में भी कंटिन्यूस डाटा के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जबकि डिस्क्रीट के केस में इट विल बी लाइक 0, होल नंबर वैल्यूज ही आएंगी, और ये ब्रेकेबल नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर डिस्क्रीट में बात करूँगी तो लाइक ये नहीं, मैं ये कोई ब्रेकेबल तो तभी होगी ना जब मैं पॉइंट्स में बताने लग पड़ूँ कि 1.5 है या 2.5 है, ठीक है, ओनली देन वी विल से कि ब्रेकेबल है, ठीक है। डिस्क्रीट के केस में इट विल बी होल। ओके, चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो। ये जैसे डिस्क्रीट में, सेकंड, ये कुछ इशू था। ओके, सो डिस्क्रीट के केस में जैसे अगर हम बात करें किसी टाउन की पॉपुलेशन बतानी है, तो उसमें 0.5 तो नहीं ना आ सक, मतलब अनटिल कि हम उसमें मतलब हाफ नहीं हो सकती। पॉपुलेशन इज यूजली डिस्क्रीट, नंबर ऑफ मैचेस इन द बॉक्स, ठीक है, शर्ट कॉलर साइज, या फिर नंबर ऑफ गोल्स इन अ सीजन। जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं तो इट कैन, मतलब ये पॉइंट्स के अलावा डिस्क्राइब नहीं हो सकता, ठीक है। टॉप स्पीड ऑफ द कार या लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज हैं, ये टेम्परेचर है, ये कंटिन्यूस में आ जाती हैं, ठीक। अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लें तो डिस्क्रीट के केस में डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं होल नंबर में, जबकि कंटिन्यूस के केस में कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, इनफिनिट वैल्यूज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल,
ठीक है। और एग्जांपल इसमें जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब हम ये नहीं कह सकते कि इस क्लास में अगर जूम पार्टिसिपेंट्स हैं तो 15.5 या 14.5, इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, हम इसमें हाफ करके लाइक डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वी हैव टू डिस्क्राइब इन द होल नंबर कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वो कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं बताए जा सकते, ऐसा ही है ना। वो कभी भी कंटिन्यूस डाटा के फॉर्म में नहीं बताए जा सकते, हमें उसमें होल नंबर वैल्यू ही बतानी है। सही। तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन आवर जूम मीटिंग, ये किस, अगर हम बता रहे हैं तो ये कौन सा डाटा है? मैम ऐसे आप बताएं। मैम सॉरी, मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है। आप मुझे एक बार फिर से बताएंगे आप क्या बता रहे हैं? मतलब कि आपने मुझसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन सा डाटा है ये? नंबर ऑफ ये पार्टिसिपेंट्स। क्वांटिटेटिव आप इसमें से पूछ रही हैं? क्वांटिटेटिव और लाइक डिस्क्रीट डाटा है आपके पास, लाइक एक नंबर है। जी मैं ये पूछ रही हूँ कि डिस्क्रीट डाटा हुआ या कंटिन्यूस डाटा हुआ, अगर हम ये बताएं कि इस वक्त जूम मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ये डिस्क्रीट डाटा है। दैट्स गुड। ठीक। ओके। सो मेजरमेंट की बात करें तो डिस्क्रीट डाटा ऑफ कोर्स इट कैन बी काउंटेड। जैसे अभी हमने काउंट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारी जूम मीटिंग में हैं, ठीक है। वी कैन नॉट मेयर इट, लाइक मेयरमेंट के लिए यू नीड सम स्केल। जैसे अगर आपने वेट मेयर करना है तो आप वो काउंट करके नहीं बता सकते कि अच्छा इतना वेट है, यू हैव टू मेयर दैट। वेट है, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें मेयर होती हैं। सो जो भी कंटिन्यूस डाटा है वो मेयरेबल होता है, जबकि जो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है वो काउंटेबल होता है। ठीक, और इसमें फिनिट वैल्यूज़ हैं। ठीक, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में अगर हमें पता है कि 0 है, होल नंबर है, और 1 है, जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा के केस में 0 और 1 के दरमियान में भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, सो दैट्स द मेन डिफरेंस। ओके। सो एज वी नो कि डिस्क्रीट डाटा में, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, तो गैप्स होंगे बीच में वैल्यू के, बिकॉज डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज हैं। जबकि कंटिन्यूस डाटा के केस में पॉइंट्स पॉइंट्स के बाद इतने इतने डिफरेंस है, वो वैल्यूज में गैप इतना नहीं होता। ठीक। और जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट डाटा को, यूजली हम, अगर हमारे पास डाटा एनालिसिस में कभी भी है तो हम प्रेफरेबली उस पर बार चार्ट्स या हिस्टोग्राम्स लगाएंगे जहाँ पे भी डिस्क्रीट डाटा है। लेकिन जब कंटिन्यूस डाटा आएगा वहाँ पे हम ज़्यादा प्रेफरेबली लाइन या स्केटर प्लॉट्स लगाएंगे। ओके। सो लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, स्केटर प्लॉट्स क्या होते हैं, इसका आइडिया है? यस मैम। लाइन ग्राफ कंटिन्यूट वैल्यू को शो कर रहा होता है, मतलब एक फ्लो में मूव कर रहा होता है अप और डाउन। स्केटर प्लॉट नहीं आइडिया में। आई थिंक लाइन ग्राफ जो टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रही होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और स्कैटर जैसे क्या, जैसे डिफरेंट बंचेस में है, अ, जैसे ग्रेप के बंच डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं, इस तरह का स्कैटर्ड, स्कैटर है वो सारा, स्कैटर्ड। पता चला स्केटर्ड है, सो वी हैव एसोसिएटेड इट रियली वेल। हाँ, मतलब कुछ इस तरह से होता है ना कि लाइक लाइन ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्केटर प्लॉट में यू विल सी द डाटा प्लॉट्स लाइक दिस। ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, यू विल सी दैट इट इज़ अ स्केटर प्लॉट। लेकिन अब इसको किस तरह से बनाना है और ये क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये हम लेटर ऑन जब इनको करेंगे तो तब देखेंगे। ठीक। ओके। सो नेक्स्ट वन इज कि इनकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस कितनी है, कि अब ये ऑफन जब डिस्क्रीट डाटा है उस पर प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शंस लग सकते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस लगते हैं। अब ये क्या है इसको हम डिटेल में अब देखेंगे, लेकिन अभी इस पे कंसर्न नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस इनकी है। ठीक है, जबकि जब हम कैटेगोरिकल डाटा देख रहे थे तो उसमें हुई नो कि नॉमिनल में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, हम कुछ मैथ लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल के केस में जब रैंक आता तो चले हम कोई परसेंटाइल निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में, because it will be in the form of numbers, then we can do a lot of things. ठीक। तो इस टेबल में एक्चुअली ये सारा समराइज किया हुआ है ऑलमोस्ट, के कौन से डाटा टाइप्स पॉसिबल ही हैं, जिनमें से कुछ हम लोगों ने पढ़े भी हैं।
ओके, सो प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो फर्स्ट हैंड आता है, राइट? जो कि लाइक अगर कोई रिसर्चर काम कर रहा है, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट करके खुद ये डाटा निकाला है, या फिर अगर हमें कोई डाटा कलेक्ट करना है पब्लिक से भी, तो हम खुद सर्वे करवाएं, ठीक। तो ये हमने, क्योंकि फर्स्ट हैंड हमने डायरेक्टली डाटा निकाला निकाला है खुद, हम लोगों ने उसमें कोशिश की है, ठीक है, और हम हमारी एफर्ट्स के थ्रू हमने डायरेक्टली डाटा निकाला है, ठीक। सो इस तरह की जो एग्जांपल है कि जिसमें आप खुद इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं या सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं या क्वेश्चनर्स बना के दे रहे हैं, ठीक है। सो ये प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैं खुद से डाटा नहीं निकाल रही, ठीक है, मैं किसी और अ, पे डिपेंडेंट हूँ डाटा के लिए, या फिर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी टाइम्स हम डाटा ऑनलाइन रिसोर्सेज से ले रहे होते हैं अपने डाटा एनालिसिस के लिए फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो वो किस चीज़ की एग्जांपल होगी? वो स्कैनरी डाटा की एग्जांपल है, ठीक है, जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने या लोगों ने निकाल के ओपन सोर्स किया हुआ है, ठीक है, आप और आपने यूज़ करे, आपने डायरेक्टली नहीं निकाला। सही। सो जैसे कि अक्सर डेमोग्राफिक डाटा या फिर सेंसस डाटा है, जो कि आप पॉपुलेशन वगैरह के देखते हो, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। सीधा से अगर कोई कंपनी भी अपनी कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो भी इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो खुद नहीं निकाल रहे। इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा की बात आ जाती है। इंटरनल डाटा क्या है और एक्सटर्नल डाटा क्या है? नेम से पता चल रहा है। अगर फर्ज करें कि कोई कंपनी है, उसके अपने सिस्टम के अंदर से डाटा, फर्ज करें जैसे मैंने कल भी एग्जांपल एक दी थी कि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो अपनी ही अपने अंदर ही जो सुना कि उसके डाटा है एम्प्लॉयज़ का, उसका अपना, ठीक है, वो उसी को एनालाइज कर रहा है। तो मतलब वो जो डाटा होगा वो क्या है? इंटरनल डाटा है। मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के बेस पे उसकी वेजेस सैलरीज निकालने के लिए, या फिर उसकी जितनी सेल्स हुई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसने कितनी प्रोडक्ट्स बेची हर लोकल स्टोर पे या ऑनलाइन स्टोर पे, उन सब का इकट्ठा डाटा, ठीक है, वो भी क्योंकि है तो उसे और कंपनी का ही, उसने ही निकाला, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सारा डाटा है वो इंटरनल है। लेकिन अगर वो कंपनी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी जूस फ्लेवर की, कि अगर कंपनी ने कोई फ्लेवर निकालना है, ठीक है, न्यू, एंड उनके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, तो अब उन्होंने ये देखना कि कौन सा हमारा सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो अब क्या करेंगे? पब्लिक में जाएंगे क्वेश्चनर्स के लिए, ठीक है ना। तो अब वो जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी अपनी कंपनी से नहीं निकला, वो बाहर से लेके आ रहे हैं डाटा, तो वो नाम से पता चल रहा है कि वो एक्सटर्नल डाटा हो जाएगा। जैसे अम, इसमें क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑफ कस्टमर्स, जैसे इसने यहाँ पे एक बताई है बात, ठीक है, अगर आप उस कंपनी के कस्टमर्स को भी अगर देख रहे हैं, तो कस्टमर्स का जो डाटा होगा वो एक्सटर्नल है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द कंपनी, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। जी। जी। ऑलराइट, सही इजी था, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ डाटा एनालिसिस की बेसिक्स देख रहे हैं। सो इसमें इतना कोई गुड डाटा बेसिक्स है, डाटा टाइप्स हैं। एनीहाउ, लेट्स मूव टुवर्ड्स कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, ठीक है, कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट किसकी सब टाइप्स थी? न्यूमेरिक डाटा। क्वालिटेटिव। ठीक है, और ठीक है, इसको फिर ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये भी हमने पहले डिस्कस थोड़ा सा किया था कि क्वालिटेटिव इट्स लाइक एक्सप्लेनेटरी क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है, फेवरेट ब्रांड कौन सा है, फैशन प्रेफरेंसेस कौन सी है, ऐसा कोई डाटा हमारे पास है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में नंबर्स हैं, जैसे परसेंटेजेस या पॉपुलेशन या डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम अर्थ टू मार्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ये टाइप्स थी कैटेगोरिकल डाटा की, सही। तो इसमें भी हमने इस अभी अभी देखा। और नेक्स्ट टाइप आती है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, नेम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होगा? जिसमें डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जैसे स्प्रेडशीट्स हमारे पास आती हैं,
तो स्प्रेडशीट्स में भी डाटा स्ट्रक्चर्ड है, हमारे पास डाटा बेसिस में भी डाटा हमने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे हम टैक्स रिटर्न या स्टोर इन्वेंट्री की कोई रिपोर्ट या एक्सपेंस रिपोर्ट बनाते हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की क्या टाइप हो सकती है, जिसमें कोई भी एक पैटर्न या ऑर्डर नजर नहीं आ रहा, कोई रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में नहीं है, जैसे वीडियोस हैं, ठीक है, इमेजेस हैं। दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है, ईमेल या वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। गॉट इट? इजी था? Yes. जी। मैम नॉमिनल और ऑर्डिनल को एक दफा दोबारा से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि तो आप खुद बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बताती हूँ। बिकॉज नॉमिनल में, अच्छा अभी क्योंकि मैंने इसको इसलिए गो थ्रू कर दी थी, इसके लिए 10 स्लाइड्स हमने पहले पढ़ी थी। तो नॉमिनल के केस में देखें, इसमें ना मतलब होगा टेक्स्ट के फॉर्मेट डाटा, ठीक है, मतलब कि कैटेगोरिकल डाटा है, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आई कलर की बात करती हूँ, सही, या मैं हेयर कलर की बात करती हूँ, रेड ग्रीन ब्राउन, जो भी मतलब कलर्स हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक हेयर के नहीं होते, लेकिन जाने, लेकिन इसमें आगे कोई ऑर्डर हमें, अगर मुझे कॉलम में कोई डाटा गिवन है रेड ब्राउन ग्रीन, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ग्रीन बेटर है रेड से, या बड़ा है, बड़ी वैल्यू है रेड से, कोई ऑर्डर या कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ठीक। ठीक है मैम, ठीक है, लेकिन थैंक यू। अगर वेलकम, और अगर मैं ऑर्डिनल की बात करती हूँ, तो ऑर्डिनल में ऑर्डर है, रैंकिंग है। जस्ट लाइक अगर मैं क्वालिफिकेशन बता रही हूँ कि बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, तो अगर ये इस तरह से डाटा गिवन है, तो पीएचडी और मास्टर्स को देख के मैं ये बता सकती हूँ कि पीएचडी इज ऑफ हायर रैंक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मास्टर्स। तो उसमें कोई हमें डाटा पता चल रहा है, और ऑर्डर पता चल रहा है, रैंक पता चल रहा है, सही। तो ये इसकी डिफरेंस था जस्ट, जैसे यहाँ पे रेटिंग सिस्टम या इनकम लेवल की बात हुई भी है। थैंक यू सो मच मैम, मेरी अब क्लियर है। वेलकम। अनस्ट्रक्चर्ड भी और नॉमिनल में क्या डिफरेंस हुआ? नॉमिनल भी यही है जिसमें ऑर्डर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड भी ऑर्डर विदाउट ऑर्डर ही है ना। सो नॉमिनल देखें, डाटा है जो कि कैटेगोरिकल है, ठीक है, और उसमें ऑर्डर ऑर्डर ना होने का मतलब इसमें ये है कि मतलब ठीक है, रोज के फॉर्म में या कॉलम के फॉर्म में ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड हो सकता है कि मतलब मैंने उसको स्प्रेडशीट में लिखा हुआ हो नॉमिनल डाटा को, ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है। जस्ट लाइक यानी आई कलर का ही एक अलग से कॉलम, डाटा में कोई पॉपुलेशन की बात हो रही है और इसमें आई कलर का भी कॉलम है, ठीक है, और उसमें ब्लैक, अच्छा, कोई ब्राउन, इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं हो रहा। यस, कोई इंक्रीज या ठीक है, तो वो डिक्रीज स्ट्रक्चर्ड नहीं भी हो है। सकता है। ठीक है। हाँ, राइट। ऐसा ही है। दैट्स गुड। राइट। यस। सही। तो मैम ऑर्डिनल भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। वन ठीक। सेकेंड, ऑर्डिनल के केस में यस, हम स्प्रेडशीट की फॉर्म में उसे बता सकते हैं। ठीक है। हम मैम मैं इसका एक मैं इसे एक दफा ट्राई करूँ समझाने का। आपने वहां से समझा कि देखें, जो ऊपर के जो दो है ना, ये टाइप ऑफ डेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नीचे के जो दो है ना, ये फॉर्मेट ऑफ डेटा से बिलोंग करते हैं, सही है। कि ये डेटा के अंदर की क्या टाइप है, ऊपर वाले और नीचे वाले फॉर्मेट है, सही है, कि किस फॉर्मेट में डेटा है, सही है। अब इसमें जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट सिर्फ किस तरह का डेटा आपके पास ऊपर है, कि इसके अंदर क्या है ना वैल्यूज है। जैसे ऑर्डिनल के केस में अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड को देखें, तो इसकी अच्छी मिसाल क्या हो सकती है, यूट्यूब की रैंकिंग, सही है। वो एक ऑर्डर पे होती है कि सबसे पहली वाली वीडियो जो आपको शो करी जाएगी वो सबसे ज्यादा आपसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखती है, वो सबसे ज्यादा आप प्रेफर करें, सही है। और सबसे आखिर में जो वीडियो शो करी जाएगी, जो बिलियंस में होगी, वो होगी जिसके आपको कोई ताल्लुक ना हो, सही है। तो उसमें ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी ऑर्डिनल हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है, सही है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आप कह रहे हैं फॉर्मेट्स है, और नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आर टाइप्स। आपके पास टाइप्स हैं डेटा की। नीचे वाले जो हैं वो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड टाइप्स हैं। ये फॉर्मेट लिखा है ना मैम, ये आप फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, और और नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आर टाइप्स।
ये टाइप्स हैं ठीक कि, ठीक है, कि थैंक यू। देखें कि मिसाल के तौर पर अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर वीडियो एक फॉर्मेट है, ईमेल एक फॉर्मेट है, सोशल मीडिया पोस्ट एक फॉर्मेट है, ओके, सही है। इस तरह ठीक से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नो वरीज, थैंक यू मैम। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम इसको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, स्ट्रक्चर के केस में डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, एज द पिक्चर आंसर फ्लोज। ठीक है, मोस्टली इसमें क्वांटिटेटिव डाटा होगा। ठीक है, तो जो जैसे नॉर्मल नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात हो रही थी वो ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड में ही जाएगा। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन मोस्टली जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट्स। लेकिन जो क्वालिटेटिव है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, और सारी बात है, अगर स्ट्रक्चर है तो वो, जी हम जस्ट आज ही थ्योरी करेंगे, उसके बाद हमने कल से इंशाल्लाह कोडिंग पे ही जाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये रह गया था तो सो वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, सो ऑर्गेनाइज करना इजी है, एनालाइज करना इजी है। स्ट्रक्चर डाटा को स्प्रेडशीट्स की फॉर्म में होगा, हम लेटर ऑन इसको मतलब आईपी नोटबुक में भी लाइक इसको इजीली इसके डाटा फ्रेम्स में इसको इंपोर्ट करवा के कर सकते हैं काम। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ यूजली जो हमारी एक्सेल गूगल शीट्स हैं, एसक्यूएल हैं। ठीक है, या रिकॉर्ड्स वगैरह, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा होती है। ठीक है, अब ये रिलेशनल डेटाबेसेस में भी स्टोर हो सकते हैं। डाटा वेयरहाउसेस में भी रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं? जी, एनीवन? मैम आपने हमसे ये पूछा कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस। मिसाल के तौर पर आपके पास कह लें सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस। ठीक है, ये गलत वो सेक्शन में लिख दिया, उस सेक्शन में लिख देना। तो जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जो एसक्यूएल के बेस पर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिस पर अप्लाई करी जा सके। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए आप यूज करते हैं नो सीक्वल यानी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। सही है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आ गए तो आपके पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आपके पास आता है रिलेशनल के अंदर मशहूर मशहूर है माई सीक्वल, आपके पास है ओरेकल डीबी, फिर आपके पास आ जाता है और कौन सा है पोस्टग्रेस। ठीक है, यहाँ नो सीक्वल के अंदर है मोंगो डीबी, फिर आपके पास कैसेंड्रा, रेडिस। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है ना वो ये होती है कि रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर आपके पास डेटा जो है ना वो होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में। और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आपके पास डेटा अदर फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत मशहूर फॉर्मेट है जेसन का। सही है, तो जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है और दूसरे फॉर्मेट्स में भी। ये बताया ना। जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, हम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के अंदर लाइक मेन जो डिफरेंस है वो रिलेशनशिप का, राइट? लाइक स्ट्रक्चर डाटा के अंदर आप टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में आप नहीं कर सकते। सो इस वजह से रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर डाटाबेस को कहते हैं, आई थिंक। मेरे नजदीक शायद अब इसकी इतनी डिटेल मुझे सच में नहीं पता, लेकिन है ना अनस्ट्रक्चर्ड अंदर रिलेशनल फिर भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे नजदीक जेसन के अंदर, ठीक है, एक मिसाल लेते हैं। आप आपके पास एक पेरेंट है, सही है, उस पेरेंट के एक चाइल्ड है, सही है, उस चाइल्ड के एक चाइल्ड है, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन जिसे कह लो। तो अब ये जेसन क्या होती है? जेसन होती है पाइथन की डिक्शनरी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पाइथन की डिक्शनरी नहीं आती? मुझे नहीं आती। फिर हम ये पढ़ते हैं, आज वैसे ही कहते हैं। चलो ठीक है, ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा हैंड रेज हो गए। ओके, तो मे भी मेजोरिटी लोगों को जेसन का आइडिया नहीं है। मुझे हैंड रेस करना नहीं आता, इसलिए मुझे पता नहीं है मुझे क्या मुझे रीजन असल में मैं पाइथन की डिक्शनरी, मुझे ये डर था कि हम कहीं इतनी हाई लेवल बाउंसर बात ना कर लेंगे, कोई
दूसरे हमारे से डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैंने माजरत कर ली। It's not, it's just fine. Thank you very much for your collaboration. It is always helpful. Like मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है क्लास में. थैंक यू मैम। तो थैंक यू. ओके, चलें फिर नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ तक क्लैरिटी है जितना हमने भी डिस्कस किया? सबको सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, bro. Alright. So now move to the next. Okay, so जब अब इसका एक ओवरव्यू है जो मैं आप लोगों से यह पूछूंगी जो भी हमने डिस्कस किया. तो इसमें आई विल आस्क सर हुसनैन, आर यू देयर? एक्सटर्नल डाटा क्या होता है? मैडम जो पैसे कलेक्ट किया जाता है। हम्म, ठीक है. और इंटरनल? जो इंटरनली कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपने कंपनी की एग्जांपल दी थी। जी ठीक है. ओके, सो चले. सैयदा अब्बास, आप बताएं प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा, मेन प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा आई थिंक जो मैं अपनी मैं श्योर नहीं हूँ. ओके, हाँ चले कोई. रॉ फॉर्म में होता है, मैं एक जी सवाल, जो रॉ फॉर्म में होता है। फर्स्ट हैंड सोर्स से जो कलेक्ट किया जाता है. जी 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 जी, हाँ ठीक हाँ ठीक जी. ठीक. हाँ मैम मैं एक बात सैयदा पास साहब से करूं, पूछ यस. सकता? जी. मैम प्राइमरी पहले आता है सेकेंडरी? फर्स्ट इज प्राइमरी है. फर्स्ट इज प्राइमरी ना, तो बस आप इसे इस तरह समझ लें कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सही है। प्राइमरी वो होता है जो आप कलेक्ट करते हैं फर्स्ट, और सेकेंडरी वो होता है जो किसी और ने कलेक्ट करा होता है और आप उससे फायदा उठा रहे होते हैं। जी सही. ठीक. It's a great example. That's a great analogy, I believe. Okay, so yes, primary data raw form में होता है. फर्स्ट हैंड यहाँ पे मतलब raw form में डाटा को भी हम प्राइमरी कह सकते हैं. यहाँ पे ऐसा डाटा जो कि हमने डायरेक्टली कलेक्ट किया हो किसी सोर्स से, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी है. और जो सेकेंडरी डाटा है, इट इज़ लाइक कि हमने या तो किसी और से लिया, ओपन सोर्स है, मतलब कि हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, या फिर वो रिफाइंड डाटा हो, ठीक है, हम उसे तब भी कह सकते हैं कि या थर्ड पार्टी ने किसी ने कलेक्ट किया था एंड यू हैव जस्ट अवेल्ड इट एज इट इज, तो इस कैन बी डाटा. हम ओके. इसमें एक और चीज हेल्प करूं अगर इजाजत यस हो तो। जी. तो देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर एक बहुत दूसरी इंपॉर्टेंस जो होती है ना, वो होती है यूज वर्सेस आपके पास कह लें कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये दो, कि हमें किस तरफ जाना है। यूज क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा होता है ना, मेरी खूबसूरत राइटिंग के लिए बहुत मासूम, तो जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो उसका यूज हमेशा डायरेक्ट होता है, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट करा होता है, तो आपके यूज केस जो भी आपके यूज केस को उसे डायरेक्ट हिट करेगा, सही है। जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा आपके यूज केस को डायरेक्ट हिट करे, सही है, आप उसे मैनेज करके चला लो तो। लेकिन कॉस्ट वाइज है ना, प्राइमरी डेटा की इंपॉर्टेंस, अब मैं ये आप सब लोगों से सवाल पूछूंगा, जब आप डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन इसकी कॉस्ट हाई होगी या लो होगी आपके नजदीक? हाई हो गया। हाई होगी, क्योंकि ये आपको कलेक्ट करना पड़ रहा है और डेटा कलेक्शन बहुत एक कॉस्टली प्रोसेस है, जबकि इसके बरक्स सेकेंडरी डेटा की कॉस्ट उमूमन कम होती है एक्सेस करने की। तो ये सवाल आपको हमेशा पूछना पड़ता है, ये आप अपने जब डेटा साइंस सर जर्नी में। प्राइमरी डेटा को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है सेकेंडरी डेटा पे। बिल्कुल, प्राइमरी डेटा को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, अभी अभी हमने डिस्कस करा ना, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हिट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप कह लें कि पंजाब बोर्ड ने एक सर्वे करवाना था कि पंजाब के अंदर कितने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कितने अरेबिक के टीचर्स हैं, ठीक है। अब ये एक एक आपके पास यूज केस है ना। एक तो तरीका ये होता है कि पंजाब बोर्ड वाले क्या करें, अपने एजेंट को भेजें और वो हर एक स्कूल में जाए और स्कूल में जा जाके अरेबिक टीचर्स के डेटा कलेक्ट करें। अब इसके जरिए से उन्हें बिल्कुल राइट कह दें, आप उन्हें डेटा मिलेगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट यूज केस को हिट करेगा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, यूनेस्को लेट्स से,
यूनेस्को ने क्या करा था, यूनेस्को ने अपने एक सर्वे करवाया हुआ था, ठीक है, और उस सर्वे में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कितने पब्लिक स्कूल्स हैं और उन पब्लिक स्कूल्स के अंदर क्या क्या क्यूरिकुलम फॉलो करा जा रहा है। अभी यूनेस्को का डेटा रखा हुआ तो था, लेकिन आपने इस डेटा को एडजस्ट करा कि आपने उन सारे पब्लिक स्कूल्स की लिस्ट में से सिर्फ अरबिक जो जो जहाँ जहाँ मेंशन था ना क्यूरिकुलम, सिर्फ वो उठा लिया और आपने ये अज्यूम करा कि चूंकि यहाँ पे अरबिक मेंशन है, इसका मतलब है यहाँ पे एक अरबिक टीचर भी मौजूद होगा। सही। अब ये वाली ज्यादा वैलिड सोर्स है, ये वाली ज्यादा वैलिड सोर्स है? जो खुद करवाई है पहले वाली जो प्राइमरी। खुद करवाई है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता यूनेस्को बेहतर सोर्स है। कर, ठीक है। तो पंजाब बोर्ड के वर्क सर यूनेस्को। आपको उसकी डाटा की एक्यूरेसी पे ज्यादा यकीन है? हाँ। मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, तो ये बहुत अच्छी सोर्स है, क्योंकि ये आपने डायरेक्ट करवाई है और ये आप ही को फंड कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी भी नहीं दे रहे। अच्छा, इनडायरेक्टली डाटा तो हमें वहां से भी मिल गया ना? बिल्कुल। देखिए डेटा आपको दोनों जगह से मिलेगा, प्राइमरी से भी मिलेगा, सेकेंडरी से भी मिलेगा। सिर्फ प्राइमरी का ये होगा कि आपको इस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, एक आपने खुद कंडक्ट करा होगा, दूसरा आप ये आपके यूज केस को डायरेक्ट हिट कर रहा होगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने एजेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ी, ठीक है, और उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये कॉस्टली होगा। जबकि इसके बरक्स यूनेस्को का डेटा मिसाल के तौर पर उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ था, तो इसकी कॉस्ट आपको जो बिजली का बिल था वो भरना पड़ी। ठीक है। यस सर। अगर आप में से किसी को समझ ना आया हो तो मैं माजर चाहता हूँ। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ जी। कि प्राइमरी डाटा जब हम अगर इसका स्कोप देखें रिसर्च की तरफ, तो उसमें भी सर जो है इसका स्कोप जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा को ही प्रेफरेंस दी जाती है जब हमको आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं या कोई आर्टिकल राइट कर रहे हो या थीसिस में हमें प्राइमरी डाटा को प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि हमें जो है सेकेंडरी या थर्ड पार्टी डाटा को प्रेफरेंस दी जाती है। बल्कि उसमें ये होता है, बल्कि ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन ही यही होता है कि क्या आपका डाटा अपना था या आपने कहाँ से कलेक्ट किया। तो इसलिए जो है प्राइमरी डाटा जो है उसका स्कोप भी ज्यादा होता है और मेरे ख्याल में ज्यादा रिलायबल होता है, बिल्कुल। क्योंकि जब सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो वो एक थर्ड पार्टी डाटा होता है, और सेकंड उसमें इशू ये होता है कि वो जो आपका जो टॉपिक होता है उससे वो 100% मीट नहीं कर रहा होता। दूसरा ये होता है कि वो एक जो लोकेशन का इशू होता है, हो सकता है वो हमारे एरिया की लोकेशन से मीट ना करता हो, वो डाटा जो है वो दूसरे एरियाज का होता हो। तो इस वजह से जो है प्राइमरी को ज्यादा फोकस दिया जाता है, और रिसर्च में भी या जो बेटा रिजल्ट होते हैं उसमें। थैंक यू सर। मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लाइक अगर हम जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें चेक करना होता है कि सेकेंडरी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? सेकेंडरी सेकेंडरी को। डाटा में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना बेटर है जी। मेरे ख्याल में, क्योंकि कॉस्ट वगैरह कम पड़ेगी, और वो जी। कहेंगे कि जब एक डाटा आपको मिल रहा था तो आपने खुद से डाटा क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही अच्छा, कह। उसमें एक इशू ये आता है कि जब हमें सेकेंडरी मिल रहा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उस पर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं, या तो हमें उस एक्सपेरिमेंट से या उस लॉजिक से बेहतर करना होता है, या ये होता है कि हमें अपना डाटा कलेक्ट करके बेहतर लॉजिक क्रिएट करनी होती है। तो ये डिफरेंस आ जाते हैं। देखें, इसमें एक वर्ड जो मैं यूज कर रहा था ना वो बहुत अच्छा था, वो था एडजस्ट। सही है। अब ये आप एडजस्ट किस तरह करते हैं? सेकेंडरी में आपके पास डेटा होता है और आप एडजस्ट करते हैं, सही है, और प्राइमरी में आप पहले एडजस्ट करते हैं आपके बजट वगैरह को और फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, सही है। सिर्फ इसका ये इम्पोर्टेंस है। अब मिसाल के तौर पर सर ने ऐसे समझाया, वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि प्राइमरी को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन प्राइमरी से पहले हम सेकेंडरी को क्यों चेक करते हैं? क्योंकि अमूमन हमारे पास अगर लार्ज स्केल कोई एक प्रोजेक्ट है ना, तो हमारा बजट और लिमिटेड है, तो फिर हम डेटा कलेक्शन के ऊपर जाने में एक तो टाइम लगेगा और रिसोर्सेज लगेंगी, सही है, जो कि दोनों बहुत लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यही है ना, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। तो हमें ये टाइम और रिसोर्सेज को देखना पड़ता है, सही है, उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं। इसलिए आप जब भी रिसर्च सुपरवाइजर के पास जाते हैं ना अपने एमएस या पीएचडी के थीसिस में, तो आपको कहता है देखो यार, पहले आप कोशिश करो सेकेंडरी सोर्सेज को खंगालो, ठीक है। अगर ये आपके यूज केस
देखिए मिसाल के तौर पे अगर मिल जाती है तो आपके वायरल न्यारे हो गए ना, और अगर नहीं मिलती है तो ही आप इस तरह पे जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिटेशंस हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। अब आपके पास ऑप्शन है कि ऑलरेडी आपके पास है ना डेटा कलेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1 मिलियन फ्रॉड ईमेल्स को कलेक्ट कर रखा है, सही है, 1 मिलियन फ्रॉड ईमेल्स को। अब वो क्या होगा? अब उन्होंने कलेक्ट कर रखा है। अब मुझे बताएं, क्या ये वाइटल ऑप्शन होगा हमारे लिए कि हम दोबारा से खुद जाके 1 मिलियन फ्रॉड ईमेल्स पहले कलेक्ट करें और उसके बाद अपना एल्गोरिथम ट्रेन करना शुरू करें? तो इस पे डिपेंड, इस पे हमेशा आंसर क्या करता है, आंसर के लिए आप हमेशा, जैसे अभी चैट पे भी फराज भाई ने पूछा, हमेशा हम एक सवाल हम एक लफ्ज यूज करते हैं, उसे कहते हैं डिपेंड्स, सही है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। अब मिसाल के तौर पर जो फ्रॉड ईमेल है उसमें हर तरह की ईमेल है, फ्रॉड की कुछ टाइप्स होती हैं, सही है। तो लेकिन आप एक पर्टिकुलरली खास टाइप में इंटरेस्टेड हैं और आप उसका 1 मिलियन फ्रॉड ईमेल चाहते हैं, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा बेहतर, कि आप मल्टीपल सोर्सेज देखें या तो आप खुद उस तरह की करने की कोशिश करें, सही है। तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, लेकिन हमेशा जो उमूमन प्रेफरेंस दी जाती है ना ऑप्शन वाइज यानी सिलेक्शन वाइज, वो सेकेंडरी को दी जाती है, ठीक है। पहले आप सेकेंडरी सर्च करें ताकि आप टाइम और रिसोर्सेज बचा सकें। लेकिन अगर आपकी फील्ड ही डेटा कलेक्शन, मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जिसका काम है डेटा कलेक्शन का है, खैर वहां पे भी सेकेंडरी को पहले प्रेफर करेंगे, लेकिन आप प्राइमरी डेटा की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, इस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। कोई डिजीज के ऊपर कह लें, ठीक है, कोई मेडिकल फार्मा की कंपनी है, अब कोई फार्मा की कंपनी है, क्या वो सेकेंडरी पे जाना पसंद करेगी या प्राइमरी पर? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयां बनाती है, तो वो प्राइमरी, तो वो तो डायरेक्ट रिसर्च करेंगे ना। हाँ वो डायरेक्ट रिसर्च करेंगे ना, वो प्राइमरी पे जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई दूसरी कंपनी है और उन्होंने टेस्टिंग में कुछ खराबी करी हो या उनकी कंपनी पसंद ना हो, ठीक है, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे हम खुद सर्च करें, अपनी कंपनी में हम खुद तो ट्रायल। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जैसे मैंने भी एमफिल किया है, तो अ, होता यही है कि मैंने चूंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया, तो मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए डिसएग्री करूंगी, क्योंकि अगर बेशक कोई भी मेडिसिन है, ठीक है ना, उसके ऊपर किसी कोई कोई डिजीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी हुई हुई है, तो आप कहीं ना कहीं से ना आप फाउंडेशन जरूर लेते हैं, आप कहीं ना कहीं से प्राइमरी डाटा जरूर लेते हैं, बेशक आपको हो कि यार इससे पहले ठीक नहीं रिसर्च हुई, लेकिन आप उसको बेसिस जरूर बनाते हैं, कोई ना कोई ऐसा आपको क्लू जरूर मिलता है, उसके बाद आप सेकेंडरी रिसर्च स्टार्ट करते हैं अपनी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत आउट ऑफ द ब्लू, बहुत ही कोई रेयर सीन होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज हो, जैसे किसी जमाने में पेनिसिलिन बनी थी, तो इस तरह की चीज के लिए होता है कि एक बंदा है जो मुसलसल लगा हुआ है, वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहा है, मगर अब इतना ज्यादा रिसर्च हो चुकी है चीजों के ऊपर कि कहीं ना कहीं जब भी आप स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेकेंडरी डाटा क्लू जरूर देता है। हाँ, हम इसीलिए मैम रिसर्च में हम एक चीज कहते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है, उसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। हम्म। हम्म। लिटरेचर रिव्यू होता ही यही है कि आपने पहले सेकेंडरी डेटा देखा है या नहीं देखा, सही है। जी। तो आप इसमें बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ा। अब मिसाल के तौर पे प्राइमरी की मिसाल जो हम दे रहे थे ना, वो थी जी। उन डिजीज के लिए जिन पे ट्रायल अभी हो रहा है, ठीक है। तो कंपनीज जी। ट्रायल करती हैं और फिर वो प्रूव करती हैं कि हाँ हमारे ट्रायल के मुताबिक ये हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, सेकेंडरी डेटा को ना रखा जाता है। क्योंकि आपको आपको ये भी तो देखना पड़ता है ना, जैसे आप लिटरेचर रिव्यू की बात करें, आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है, किसी ट्रायल उस पे करना है, आपको देखना होता है कि कहाँ पे ट्रायल में मसला हुआ, कहीं ना कहीं तो इशू हुआ था ना, वहां से आप कहानी स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए हमने यहाँ पे एक लफ्ज यूज करा था, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या डिपेंड्स। कहते हैं? डिपेंड्स, अच्छा ठीक है। सही है ना? जी जी। दूसरी दूसरी इसमें एक और चीज हो सकती है कि हमें सेकेंडरी डाटा के थ्रू या लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हमें गैप्स का भी पता चल जाता है बिल्कुल। कि इसमें क्या इश्यूज हैं, तो वो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए
तकरीबन मिक्स मोड होता है। रिसर्च का मतलब ही नई चीज क्रिएट होना करना होता है या फाइंड करना होता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा के थ्रू ही हमें पाथ मिलता है। अदरवाइज हम प्राइमरी पे स्टार्ट करें, हमें पता ना हो कि एक्चुअल उसमें उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्राइमरी के अंदर। तो इसलिए वेल एंड गुड। जी सर, नेक्स्ट चलें फिर, टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली प्रोडक्टिव डिस्कशन इनफैक्ट, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके, चले अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूस डाटा था, नहीं चले क्वालिटेटिव डाटा हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और कंसेप्चुअल डाटा है। क्वांटिटेटिव के केस में देयर विल बी सम फिक्स्ड वैल्यू, काउंटेबल भी है, मेयरेबल भी है। काउंटेबल कौन सा था और मेयरेबल कौन सा था, इसकी सब टाइप्स में हमने देखा था, ठीक है। तो कंटिन्यूस डाटा मेयरेबल है कि काउंटेबल है? चले नेक्स्ट देखते हैं। इन्फिनिट नंबर कंटिन्यूस डाटा के देखने के इनफाइनाइट नंबर होता है इसमें, और जबकि डिस्क्रीट में ये काउंटेबल है और अनब्रेकेबल होता है, होल नंबर वैल्यूज होती हैं इसमें, ठीक। और लेटर ऑन हमने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर और नॉमिनल ऑर्डर ऑर्डिनल को भी अभी देखा है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो अभी तक काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है हमारी, और सारी डाटा टाइप्स आई होप कि अभी याद हो गई होंगी सबको, अगर नहीं भी याद थी तो एनीहाउ। लेकिन एक चीज़ इसमें ये थी कि जब हम बात कर रहे थे तो मुझे एक एग्जांपल याद आई नासा के एक्सपेरिमेंट की, विच आई गॉट टू नो कि अगर बेशक आप सेकेंडरी ले रहे हैं प्राइमरी ले रहे हैं, डाटा की होमोजेनिटी बहुत मैटर करती है। यस, ओके, सो होमोजेनिटी बहुत मैटर करती है इवन इन विद इन द प्राइमरी सोर्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक एग्जांपल थी नासा की, कि 1998 में आई थिंक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनकी स्पेस क्राफ्ट, कोई 125 मिलियन या बिलियन था आई थिंक कोई इनका बजट था, और वो स्पेस क्राफ्ट इनकी लॉस्ट हो गई, शैटर्ड हो गई उधर जाके, और इनको नुकसान हुआ अच्छा खासा। क्यों? जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें पता चला कि दो जो सेपरेट टीम्स काम कर रही थी, एक टीम अगर मिलीमीटर सेंटीमीटर में दे रही थी उस यूनिट को, तो दूसरी टीम इंचेस, और वो अमेरिकन अमेरिकन यूनिट्स दे रही थी। तो सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस था, मैट्रिक्स यूनिट्स का, ठीक है। और उस डिफरेंस की वजह से उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा कि डाटा होमोजीनियस नहीं है, और उन्होंने उन दोनों सेपरेट डाटा सेट्स को कंबाइन करके जो मेजरमेंट्स कर दी और स्पेस क्राफ्ट को भेज दिया, और वो वापस नहीं आ सका। सो इट वाज लाइक कि इनको इतने मिलियन बिलियन के डॉलर्स का फंड का नुकसान उठाना पड़ा था नासा को 1998 में। सो इट रियली मैटर्स कि बेशक आप प्राइमरी ले रहे हैं सेकेंडरी ले रहे हैं, डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, उसमें क्या मैट्रिक सिस्टम्स यूज़ हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हमें समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई थॉट टू शेयर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। डाटा को हमने बहुत देख लिया, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम पाइथन के थ्रू डाटा एनालिसिस क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। वाई पाइथन इज यूज्ड सो वाइडली फॉर डाटा एनालिसिस। एनी आइडिया, कोई ऐड करना चाहे? मैम, अ, बेसिकली जो आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इसमें जो है बेसिकली पाइथन का इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे हम डाटा एनालिसिस करें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस या डाटा एनालिटिक्स, तो पाइथन को जो लाइब्रेरी सपोर्ट करती हैं डाटा एनालिटिक्स की, तो वो रिच लाइब्रेरी हैं और बहुत जगह पे उन पे काम हो रहा है। तो इस वजह से हम पाइथन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। और आई थिंक ये इजी लैंग्वेज भी है, ये भी एक रीजन हो सकता है। सही। तो बेसिकली यस सर। मैं थोड़ा सा इसमें ना डिफर करूंगा इस इससे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आर, ठीक है। तो आपके पास आर भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ऐसा पाइथन को पर्सनली तौर पर मैंने खुद, जब मेरे पास ऑप्शन था, मैंने पाइथन ही चुना। उसका रीजन ये था कि आपने ना देखना होता है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, वो उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। स्कोप से मुराद है उसकी बाउंड्री, उसकी लिमिटेशंस। आर डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सही है। इसे बनाया ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए था, आर को। लेकिन जब आप जब एक पूरी एक पाइपलाइन को देखते हैं ना, ओवरऑल जब बिग पिक्चर देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि डेटा एनालिसिस इज अ वेरी क्रिटिकल। जैसे मैम ने भी बात करी कि एक छोटे से मैट्रिक के इशू की वजह से इतने बिलियंस का लॉस हो गया।
बट इट इज अ पार्ट ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। डेटा एनालिसिस के बाद मॉडलिंग आती है, जैसे अभी सर सही नहीं होती, तो उसमें भी पाइथन यूज होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहलाती है डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे भी, तो उसके अंदर भी पाइथन बहुत यूज होती है। तो पाइथन आपको एक जनरल लैंग्वेज है, जो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड आपको बहुत सपोर्ट देती है, तो इसलिए हम पाइथन की तरफ जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स रिच लाइब्रेरीज इसमें भी है। इम्पोर्टेंट बात है, आर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी से आई हुई है, जबकि पाइथन डेवलपर कम्युनिटी से है। सो इसलिए पाइथन को ज़रा इसलिए दिखा जाता है कि आगे जो अगर आपने डिप्लॉय वगैरह भी करना है तो उसमें भी पाइथन बहुत अच्छी एडजस्ट हो जाती है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में फिर आपको सारी बातें कम्प्लीटली शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप कोई और डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सो एक तो ये बेनिफिट है पाइथन का, और ओपन सोर्स भी ये ज़्यादा है, इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज भी ज़्यादा वेल रिसर्च हैं। आर दो आर का डेटा एनालिसिस भी बहुत कमाल का होता है। सो अगर हमें टाइम मिला तो हम आर को भी देखेंगे। तो ओके, सो बेसिकली पाइथन के बारे में इजी वे ये है कि एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, जावा या मैटलैब में दूसरी, पाइथन ये डायनामिकली टाइप्ड है, ठीक है, और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं पाइथन के। सो डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है, अगर मैं इसको डायरेक्टली गो थ्रू करा देती हूँ, डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि इसमें आपको पहले से वेरिएबल असाइन नहीं करना पड़ता, राइट। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस के केस में, अगर मैं जावा की ये बात करूँ तो उसमें पहले आपको बताना पड़ता है कि अगर मैं कोई एक्स की वैल्यू ले रही हूँ तो एक्स जो है वो उसमें क्या होगा, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, वो मुझे बताना पड़ेगा पहले, और फिर लेटर ऑन उसके बाद लाइक मैं एक्स की वैल्यू दूंगी, और अगर वो मैंने जो टाइप बताई हुई है उससे हटेगी तो वो उसको प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर लेवल पे देख वो उसको कंपाइलेशन में ही एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जावा में इंटीजर में कोई एक्स की वैल्यू 42 बताती हूँ, ठीक है, तो और मैं उसके बाद एक्स की वैल्यू नेक्स्ट आगे लिखना चाह रही हूँ, लाइक फ्लोट कह इसको लें, मैं अपडेट, जी, जैसे फ्लोट, हाँ स्ट्रिंग कह लें, फ्लोट कह लें। हाँ जी, इस जो भी, यस, ठीक है, मैं फर्स्ट करें हेलो पास करवाना चाह रही हूँ, हेलो वर्ल्ड, राइट, तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टैटिक थी, ठीक है, उसने यहाँ पे पहले ही हमने उसको डाटा टाइप बता दी कि एक्स की डाटा टाइप जो भी हम डिफाइन करने लगे हैं वो इंटीजर होगी, तो ये इंटीजर नहीं मिली, उसने साथ ही एरर दे दिया। जबकि पाइथन के केस में क्या होता है, आपने किया भी होगा कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू भी 42 की है, यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर नहीं बताया कि कोई डाटा टाइप नहीं बताई, नेक्स्ट में आगे एक्स को बेशक अपडेट करके हेलो लिख दूँ, ठीक है, वो उसको भी प्रिंट कर देगा, सही, वो उसको फिर एक्स को अपडेट कर देगा कि ओके ठीक है हेलो आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा टाइप मैंने डिफाइन नहीं की हुई। सो डायनामिकली टाइप्ड है, आप उसको लेटर चेंज कर सकते हैं, इट विल नॉट बी अ इशू, जबकि यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। मैम क्या मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, पाइथन है ना एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, सही है, तो ये बाय डिफॉल्ट डायनामिक है, जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके जो ऑपोजिट है ना, जैसे जावा है, ठीक है, ये कहलाती है स्टैटिक लैंग्वेजेस, सही, तो इसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, सही। पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप स्टैटिक भी बना सकते हैं लैंग्वेज को, ये पाइथन की खूबसूरती है, यानी पाइथन बाय डिफॉल्ट डायनामिक है और आप इसे स्टैटिक भी बना सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पाइथन के पैकेजेस का आइडिया नहीं है? पैकेजेस का मतलब? नहीं। पैकेजेस, लाइब्रेरीज, ये पाइथन अच्छा। आपको लाइब्रेरीज देता है, से यानी कि पहले से किसी बंदे ने वो कोड करके रखा हुआ है, तो आपको कोड करने की खुद जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पैकेज है, आप लोग सर्च करिएगा, माई पाई, सही है। माय पाइथन। हाँ, ये माई पाइथन है, माई पाई शॉर्ट, पाइथन आगे पता नहीं, तो आप लोग माई पाई एक बार सर्च करिएगा, तो है ना, तो इसे पाई पाई से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पाई पाई ओपन सोर्स रिपॉजिटरी है पाइथन के पैकेजेस को होल्ड करने की, ये है माई पाई। आप लोग जब माई पाई लिखेंगे ना, तो माई पाई आपको अलाउ करता है कि आप अपनी पाइथन को स्टैटिक भी बना सकते हो, इसके फायदे भी और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको बहुत बार हर दफा लिखना पड़ता है कि क्या डिक्लेयर कर रहे हो, फिर दूसरा क्या, अगर गलती से भी वो चेंज हो जाए डेटा टाइप, तो फिर मसला कर देता है, एरर दे देता है कोड। जबकि इसके बरक्स स्टैटिक की अच्छाई ये होती है कि कंट्रोल आपके पास रहता है, सही है, आपको पता होता है कि जो डेटा टाइप जा रहा है वही डेटा टाइप
इन द एंड भी निकलेगा। सही। तो ये बस एक नॉलेज टूस था कि माईपाई भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपके पास दोनों पावर्स हों, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। That's great. I never used MyPy, so I will explore that too. और okay, so time I think खत्म हो रहा है, सॉरी तो टू ये लो। इंटरप्ट, जी जी ये सारी स्लाइड्स हमें मिल सकती हैं? जी जी, मैं ये शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो हाँ, मच। मैं बस वेट करती कि फिनिश हो जाए, तो देन आई विल शेयर दैट। थैंक यू। ओके।